आज हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, राइट। अब ध्यान से समझते हैं कि ज्यामितीय निरूपण सम्मिश्र संख्या का कर क्यों सकते हैं और करने की जरूरत क्यों पड़ी, राइट। अब आपको पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपको याद हो, आपने 2D पढ़ी होगी, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि 2D पढ़ी होगी, जिसमें एक आपका x एक्सिस होता था और एक होता था y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों जहां पे मिलते थे उसको हम बोलते थे ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु, राइट। x अक्ष और y अक्ष जो हमारा क्षैतिज अक्ष होता था, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता उसे हम x एक्सिस कहते थे, और जो वर्टिकल एक्सिस होता था, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता था, उसे हम y एक्सिस कहते थे। और दोनों का जहां पे मिलन समारोह होता था उस बिंदु को मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन कहते थे, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग की बत्ती जलाओगे तो एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी यार, यहाँ पे भी तो दो चीजें हैं। वहां पे क्या होता था, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, यानी कि x निर्देशांक और y निर्देशांक होता था। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, एक है आपका रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, इसको हम बोलते थे ना रियल पार्ट यानी कि वास्तविक भाग, और दूसरे को बोलते थे इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग। तो वहां पे भी दो चीजें, यहां पे भी दो चीजें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जियोमेट्रिकली मतलब x और y अक्ष की तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो वही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे दो एक्सिस हैं, इदम इज कॉलम x अक्षम, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं y अक्षम, y एक्सिसम, ओके। अब बात को समझो, हमारे पास दो पार्ट है यहाँ पे, एकम अस्ति रियल पार्टम, द्वितीयो अस्ति इमेजिनरी पार्टम, ठीक है। तो हम रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पर। भेजे में घुसाओ बात को, रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर, x एक्सिस यानी कि x अक्ष पर। वास्तविक भाग को x अक्ष पर रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कहां पर, y एक्सिस यानी कि y अक्ष पर। चूंकि हम x अक्ष पर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वास्तविक यानी कि रियल पार्ट को, इसीलिए इस अक्ष का नाम x अक्ष न करके हमने क्या नाम रख दिया इसका, रियल एक्सिस यानी कि वास्तविक अक्ष। समझने वाली बात है कि x अक्ष का नाम क्या रख दिया हमने, वास्तविक अक्ष। क्यों, क्योंकि इस पे वास्तविक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात करते हैं हम y एक्सिस की, तो y एक्सिस का हमने सुंदर सा नाम रख दिया, क्या, इमेजिनरी एक्सिस। क्या नाम रख दिया, इमेजिनरी एक्सिस। क्यों रख दिया, क्योंकि हम इस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, काल्पनिक भाग को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये दोनों का जो मिलन समारोह था, है ना, शादी का जो मंडप था, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे वही बोलते हैं जो बचपन में बोलते थे, यानी कि मूल बिंदु या ओरिजिन। दूसरी बात, इस पूरे समतल को, इस पूरे प्लेन को, जिसके हमने चार टुकड़े करे हैं, दिख रहा है चार टुकड़ा, प्रथमो द्वितीयो तृतीयो और चतुर्थम, तो हमने चार टुकड़े करे हैं, बात को समझना। तो इन चार टुकड़ा जिस प्लेन का किया है, पहले हम इसको सिंपली क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन। अब इसका दो नाम है, या तो हम इसे बोलते हैं आर्गेंड प्लेन, क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन, या फिर इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इस पूरे प्लेन को, यानी कि ये जो बोर्ड है, इस पूरे बोर्ड का क्या नाम देंगे हम, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड समतल, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं सम्मिश्र समतल। बात को समझ लेना। तो इस पूरे समतल को कोई पूछे क्या नाम है बेटा, तो बोल दोगे अंकल आर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या सम्मिश्र समतल कहते हैं। अब दूसरी समझने वाली बात क्या है, बचपन में भी जैसे आपके पास चार क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश होते थे, प्रथम
प्रथमो, द्वितीयो, तृतीयो और चतुर्थो वही चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट यहां पर भी होते हैं। तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, वो कहानी भी बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। और समझने वाली बात क्या है कि अगर आपका a प्लस आयोटा b को मुझे रिप्रेजेंट करना, मान लेते हैं मेरा z यहां पर है, सपोज दिस वन इज माई z, इसका मतलब वो z एक्चुअल में क्या है, वो z एक्चुअल में है a प्लस आयोटा b। बट इसको यहां पे हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं a कॉमा b भी लिख दें तो समझ लेना, क्योंकि जैसे हम कोऑर्डिनेट में पहले लिखते थे क्या, x कोऑर्डिनेट को यानी कि x निर्देशांक को पहले लिखते थे और y को बाद में लिखते थे, यानी कि 2,3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हमारा x कोऑर्डिनेट है और 3 हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से यहां पे भी गणित क्या होती है, जो पहले लिखा हुआ है वो वास्तविक भाग है और जो बाद में लिखा हुआ वो क्या है, काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी नंबर। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो अगर मेरा z यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a, b, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, a प्लस आयोटा b। बात को समझ रहे हो? तो इसको रिप्रेजेंट करना तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल विशुद्ध रूप से पता होना चाहिए कि a, b का मतलब क्या होता है। a, b का मतलब होता है ये वाली दूरी आपकी कितनी रहेगी, a, और ये वाली दूरी आपकी कितनी रहेगी, b, यानी कि a, b, यानी कि x एक्सिस पे आपको a डिस्टेंस चलनी है और y एक्सिस पे आपको कितनी डिस्टेंस चलनी है, b। तो आप अपने आप ही कहां पहुंच जाओगे, अपने आप ही आप पहुंच जाओगे a प्लस आयोटा b पर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर। तो अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पता कैसे करोगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, उसके लिए आपको पता है रूल क्या होता है। रूल क्या होता है, रूल आपको पता है कि अगर दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर वाला क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष, ऊपर वाला क्या होता है, धनात्मक वाई एक्स, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस और लेफ्ट वाला हमारा हो जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है कि इधर से भी पॉजिटिव बाबा, उधर से भी पॉजिटिव, मतलब दोनों ही नंबर यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव हैं तो वो नंबर आएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग अगर धनात्मक हैं तो वो जो संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी वो प्रथम चतुर्थांश में आएगी। यानी कि प्रथम चतुर्थांश के लिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये प्लस प्लस। सेकंड में क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा जबकि वाई क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि अगर माइनस प्लस है मतलब ए आपका नेगेटिव है और बी आपका पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। गलती से दोनों ही क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। यानी कि रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक दोनों भाग अगर आपके ऋणात्मक हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। परंतु अगर ऐसा कुछ हो गया कि आपका एक्स एक्सिस यानी कि एक्स पार्ट यानी कि रियल पार्ट पॉजिटिव लेकिन इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बात को समझने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगा, समझिएगा। मान लो z बराबर मुझे दे दिया 3 प्लस 4 आयोटा, एक मुझे दे दिया -3 प्लस 4 आयोटा, एक मुझे दे दिया 3 माइनस 4 आयोटा और एक मुझे दे दिया -3 माइनस 4 आयोटा। और आपसे पूछ लिया गया सबके चतुर्थांश बता दे बबुआ, तो आप क्या करोगे, आप रोगे तो नहीं ना भाई। पहले में देखा भैया आयोटा वाला भी पॉजिटिव, बिना आयोटा वाला भी पॉजिटिव, मतलब रियल भी पॉजिटिव और इमेजिनरी भी का है बबुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का हमने क्या कर दिया, दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट में, तो ई का नाम हमने क्या रख दिया, प्रथम चतुर्थांश में विद्यमान होंगे ये हमारे चाचा जी। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कहानी क्या चल रही है, फर्स्ट वाला नेगेटिव और सेकंड वाला पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इस वाले नीचे वाले को देखते हैं, दोनों नेगेटिव। चलो इससे पहले ये बीच वाला देख लेते हैं, एक्स पॉजिटिव और वाई क्या हो रहा है, नेगेटिव, यानी कि रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है, नेगेटिव। तो रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, तो इसका मतलब ये चाचा कहाँ चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। यहाँ पे दोनों नेगेटिव, रियल और इमेजिनरी पार्ट यानी कि वास्तविक व काल्पनिक भाग दोनों क्या है बच्चे, नेगेटिव है। नेगेटिव तो इधर होता था भाई थर्ड में, इसका मतलब इसको कहाँ पहुंचा देंगे हम, थर्ड में। इधर ये आराम से जाके क्या करेगा, रेस्ट करेगा।
तो आपको एक बात कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ज्यामितीय रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटी सी कहानी थी इसकी। अब यहां से कुछ काम की बातें निकलेंगी, ऐसा नहीं है, उस काम की बातों में कुछ काम की बातें हम समझ लेते हैं। सबसे पहली काम की बात, ये अब जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा काम की बात। काम की बात नंबर 1, यार एक बात बताओ, तुमने पढ़ा होगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया था मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। अगर हमारा सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा b था, तो z बराबर, अगर z बराबर क्या था? a प्लस आयोटा b था, तो इधर से मॉडम जेडम वाज भवती कितना? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसा ही कुछ था ना। तो अब देखो कहानी में ट्विस्ट कहां पे आएगा, ध्यान से समझना बच्चों। अगर मैं इस लाइन को टिंगड़िंग करके मिला दूं तो क्या बनेगा? तो आपको पता है दिस इज ए, तो ये बी है, तो ये भी कितना होगा बच्चे लोग? बी होगा। अरे भाई ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो भैया ये बन गया एक समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसकी बात क्या हो जाएगी? ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई मैं तो यही बनूंगा, क्या? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई मेरे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही तो हम क्या बोलते थे? मॉड ऑफ जेड, यानी कि मॉडुलस ऑफ है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या का मापांक। इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया भाई? मॉड ऑफ जेड के। तथास्तु एक बात समझ में आई कि एक्चुअल में जो हमारा मॉड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मॉडुलस होता है यानी कि जो उसका मापांक होता है, तो मॉड जेड बताता क्या है? मॉड जेड का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग का मतलब है धरती पर उसका क्या मतलब है? तो धरती पर मॉड जेड का मतलब है कि मॉड जेड क्या बताता है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस बताता है। किसकी? उस सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से। तो मॉड जेड हमारा क्या बताता था? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। बात को समझ गए? डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी। यार हिंदी मत लिखवाया करो। सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी। ये सम्मिश्र संख्या चाचा मेरा यहां विद्यमान थे, तो इस चाचा ये चाची से कितनी दूर हैं वो बताता है कौन? हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अगर कोई गलती से या जानबूझ के या कैसे भी चिढ़ाने के चक्कर में तुमसे पूछ ले कि बेटा ये जो जेड तुमने मॉड बना के निकाला है, मॉड जेड, उसका मतलब क्या है, तो बोल देना चाचा मॉड जेड का मतलब होता है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जहां भी बैठा हुआ है उसकी मूल बिंदु से कितनी दूरी है, मतलब उसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी बैठा हुआ है, सपोज करो यहां होता तो ये वाली दूरी हो जाती। इसीलिए मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कितना होगा? सेम होगा ना भाई, 5 है, जबकि प्लस माइनस का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि ये यहां भी जाएंगे तो डिस्टेंस तो वही रहेगी, ये यहां जाएंगे तो भी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मॉड पे कैसे पड़ सकता है? बात समझ में आ गई ना। तो अगर कोई आपसे पूछ ले आज के बाद कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस ऑफ z, देन यू हैव टू टेल दैट मॉडुलस ऑफ z रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक उस सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है बॉस, तो ये कहानी हमारी यहाँ पे खत्म होती है कि ये हमारी काम की बात निकल के आई। इससे एक और काम की बात निकल के आएगी, एक और काम की बात तो निकल के आएगी, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो हमें पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम तो हैं भुलक्कड़। तो हम बात कर लेते हैं वो टॉपिक क्या था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी वालों घबराओ मत, हिंदी भी बताऊंगा। आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं बेटा कोणांक। क्या बोलते हैं? कोणांक। और इसका मतलब तो आप जानते हो सम्मिश्र संख्या, यानी कि अब मैं जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का कोणांक। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या का कोणांक। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास z बराबर a प्लस आयोटा b नाम का कोई प्राणी बैठा हुआ हो, z बराबर a प्लस आयोटा b नाम का कोई प्राणी बैठा हुआ हो, और आपको पूछ लिया जाए बाबू इसका कोणांक है, तो कोणांक निकालने के 2 स्टेप होंगे। स्टेप 1,
स्टेप वन क्या करोगे, और कोणांक होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली निकालते कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, पहले समझो। स्टेप वन, कोणांक निकालने के लिए स्टेप वन क्या करना है, फाइंड थीटा। क्या निकालना है, थीटा। और थीटा का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपॉन a। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, थीटा निकालना है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक यानी कि आर्गुमेंट निकालना है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन a मॉड के अंदर, यानी कि tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बटे में रियल पार्ट। ओके जी। फिर स्टेप टू में आप क्या चेक करोगे, स्टेप टू में चेक करोगे क्वाड्रेंट कौन सा है। क्या चेक करोगे, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश क्या है। ठीक है, चेक करो कि क्वाड्रेंट नंबर कौन से चतुर्थांश में स्थित है। जैसे यहां पे हमने किया था, प्रथमो द्वितीयो तृतीयो या चतुर्थम किम चतुर्थांशम इदम कॉम्प्लेक्स नंबरम स्थितम भवति, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस चतुर्थांश में स्थित है, उस चीज का हम क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। तीसरी बात, जब ये सारी कहानी कर लेंगे, हमें पता पड़ गया कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से चतुर्थांश में विद्यमान है, तो अब ध्यान देंगे कि किस चतुर्थांश में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। गलती से जानबूझ के अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रथम चतुर्थांश में विद्यमान हो गया, तो आर्गुमेंट ऑफ z, ध्यान रखना, जो आपका थीटा आया है वही क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा। गलती से अगर वो द्वितीय चतुर्थांश में विद्यमान है, तो आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा होगा, यानी कि उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो जो कोण बनेगा वो हमारा हो जाएगा उसका क्या नाम, आर्गुमेंट हो जाएगा। गलती से अगर थर्ड में आ गया तो आपको याद रखना है कि क्या नाम है, थीटा माइनस पाई हो जाएगा। थर्ड चतुर्थांश में हमारा जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है बालकों, थीटा माइनस पाई होता है। और गलती से आपको पता पड़ गया ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो आपको याद रखना है कि आर्गुमेंट क्या होगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये चार सूत्र आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने कहा कि आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपने थीटा निकाला। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको क्या करना है, चेक करना है क्या चेक करना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया वो कौन से क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में विद्यमान हो रहा है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तीसरे नंबर पे पता कर लिया जब हमने कि कौन से चतुर्थांश में, तो हमें करना क्या है, हमें चेक कर लेना है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ z, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपको पता है, बराबर थीटा हो जाएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये भी आपको पता है, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये भी आपको पता है, तो थीटा माइनस पाई हो जाएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये भी आपको पता है, तो यहां पे सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी बात को मैं सिद्ध करने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल भी प्रस्तुत कर देता हूं। राइट, मान लो z बराबर आपके पास आ गया -1 प्लस √3 आयोटा, और आपको चिल्ला के किसी ने बोल दिया बाबू बड़ा होशियार बनता है ना, चल इसका आर्गुमेंट निकाल के बता, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, थीटा निकालना है। और थीटा हमारा क्या कहता था, थीटा हमारा कहता था tan इनवर्स लगाओ, मॉड लगा दो और b बटे में कर दो क्या, a। b हमारा चिल्ला के क्या बोल रहा है, आयोटा का गुणांक यानी कि √3 बटे में a कितना, -1। हमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के ये अंदर क्या बनेगा, √3 बनेगा, -√3 बनेगा, लेकिन मॉड के बाहर क्या आएगा, प्लस का √3 आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर उछल के बात आई कि इसको लिख दो मैं tan इनवर्स √3। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स √3 की वैल्यू, अगर आपने ITF पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। वैसे भी ये सोच लो tan में √3 कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको पता है 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम हिंदी में बोलते हैं पाई बटे 3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई बॉस, थीटा की वैल्यू आ गई बॉस पाई बटे में 3। अच्छा जी, तो पाई बटे में 3 अगर थीटा की वैल्यू आ गई, तो हमें चेक करना है क्वाड्रेंट। तो हमारा जेड चिल्ला के बोल रहा है भाई पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात भी आपको समझ में आ गई कि हमारा जो z है वो विद्यमान कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर विद्यमान है। इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमने कहानी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या होती थी भाई, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा कितना आया हमारा, पाई बटे में 3। थीटा कितना आया हमारा, पाई बटे में 3। तो ये दोनों मिलजुल के कितने हो गए, 2 पाई बटे में 3, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 2 पाई बटे में 3। बात समझ में आ गई। तो 2 पाई बटे में 3 इसका आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है जी।
इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, आप घबराओ मत, आपके लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने ले लिया भाई -1 माइनस आयोटा, z बराबर मैंने क्या ले लिया -1 माइनस आयोटा। आपको रोने की जरूरत तो है ही नहीं, इसका आर्गुमेंट निकालना है तो इससे पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। और थीटा के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना, tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। देखो भाई आयोटा का मल्टीप्लिकेशन -1, नीचे भी क्या है -1। अरे भाई आयोटा से मल्टीप्लाई यानी कि -1, इमेजिनरी पार्ट -1 और रियल पार्ट भी क्या है -1 है, ठीक है। तो अच्छा जी ये हो गया। अब बात करते हैं दोनों कट पिट के, 1 बचेगा तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आपको पता है कितना होता है π/4। z किस क्वाड्रेंट में है, z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिख रहा होगा सबको क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। और हमने बचपन में देखा था कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्वाड्रेंट क्या होगा हमारा, थर्ड होगा। तो दोनों नेगेटिव इसलिए क्वाड्रेंट थर्ड। और थर्ड में कहानी क्या थी, थर्ड में हमने कहानी देखी थी क्या होता, थीटा माइनस पाई। इसका मतलब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, समझने वाली बात है, इसका मतलब हमारा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा, थीटा मतलब π/4 माइनस पाई। यार भाई π/4 में से पाई घटाओगे ना तो गुणा भाग तुम्हें करना आता है, तो ये कितना बच जाएगा -3π/4। तो अब हमारा जो आर्गुमेंट हो गया ये कितना हो गया, -3π/4। आई होप कि आपको ये गणित समझ में आ गई होगी। काम की बात नंबर 1 और है, चलो उसको प्रॉपर्टीज में ले लेंगे। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। देखो तुम भी कहोगे सर क्या उल्टा पुल्टा चलते हो, पहले बताते हो कुछ और फिर बताते हो, क्या करें, समझना जो है ना वो जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि आर्गुमेंट होता क्या था, किस टर्म्स में, फिजिकल मीनिंग यानी कि जियोमेट्री के टर्म्स में बात करेंगे हम, जियोमेट्री के टर्म्स में। देखो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें पहले डेफिनेशन बताई नहीं थी, बालक ये डेफिनेशन ही थी। जैसे मैंने मॉड की भी तो पहले डेफिनेशन ऐसी ही बताई थी ना, फिर जब मैंने जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा तब हमने सीखा कि अच्छा मॉड का तो ये मतलब होता था बालक, हाँ वही बात है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हें बता दी थी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताई थी। अब मैं इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग क्या है, ग्राउंड पे वर्क क्या करता है वो बताने वाला हूँ। यार एक बात बताओ बच्चों, जब तुमने इस बिंदु को इस जेड से मिला दिया था, राइट, तो ये इन दोनों का तो मिलन समारोह हो गया, इन दोनों के बीच में तो आपने एक गांठ बांध ली, लकीर खींच दी। तो यार ये जो हमारे इधर बैठा हुआ था ना, इसने बोला भाई तू मेरे से झुक गया है, अच्छा इसको मैं अल्फा ले लेता हूं, सुंदर लगेगा। तो ये क्या हुआ था, ये जो अल्फा था, मान लो ये जो लाइन है वो इससे किसी एंगल पे झुक गई थी। अब आपके भेजे में घुस गया, वो एक्चुअल में वही क्या है हमारा, एक्चुअल में वही क्या है हमारा बालक, वही हमारा क्या है, समझने वाली बात है, आर्गुमेंट था। यानी कि अगर कोई पूछे कि आर्गुमेंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो आप लिखोगे एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन। एंगल मैं लिख देता हूं आपके लिए, एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर टू ओरिजिन, ठीक है, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बस तो एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर टू द ओरिजिन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 2D में जो आपने पढ़ा होगा स्लोप यानी कि ढाल, उससे ही कुछ मिलता जुलता है, ठीक है भाई। अब इसको हिंदी में अपनी देसी भाषा में समझ लो। देसी भाषा में कैसे समझोगे, ये बालक देख, ये हमारा z है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है भाई। ये z इस ओरिजिन के साथ मिलेगा, मतलब ये जो लाइन बनी हुई है इसको मैं अगर नाम दे दूं O, तो ये लाइन बन गई OZ, ठीक है। तो OZ जो लाइन है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में, यानी कि OZ लाइन x अक्ष की धनात्मक दिशा से जितना कोण बनाएगी उसे हम बोलेंगे उसका आर्गुमेंट यानी कि कोणांक। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ी देर बाद में इधर पहुंच जाता, तो लाइन ऐसी बनती, तो एंगल कौन सा बनता है, क्योंकि हमें एंगल कहां से लेना है, पॉजिटिव से। तो अगर ये लाइन यू बनती, देखो मैं इस मार्कर को रख के बताता हूं, अगर ये लाइन यू बनती तो कोण कौन सा होता है, ये वाला। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां चला आता तो कोण कौन सा होता है, ये वाला नहीं होता। तब हम इधर से काउंट करेंगे, समझ में आ गई बात। यानी कि अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम यू काउंट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, और एक्स एक्सिस के नीचे है तो हम यू काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई। इसलिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, याद रखने वाली बात यह भी है कि आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू -π से π के बीच में होती है। आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू
माइनस पाई से पाई के बीच में होती है, ठीक है। यहां भी आर्गुमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने लगा दिया आपके कि आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे तो मैंने कुछ कांड करा हुआ है। कांड क्या करा हुआ बेटा कि आर्गुमेंट ऑफ z यहां पे पाई के इक्वल हो सकता है, लेकिन माइनस पाई के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ये समझने वाली बात है। तो आई होप कि मैं वापस इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। आपको ध्यान रखना कि आर्गुमेंट ऑफ z की फिजिकल मीनिंग क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बताओगे क्या उसको? यही बताओगे कि भाई उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जितना कोण बनाएगी उसे ही हम उसका कोणांक बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों ध्यान से समझ लो। इंग्लिश मीडियम कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जितना एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट यू कॉल, उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? उसका आर्गुमेंट यानी कि कोणांक बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गुड। कौन है यार? कोई नहीं। चलो बच्चों, गुड। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब एक चीज और समझना है, क्या इस आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितनी इसकी संपत्ति है, 5, 10, 20 करोड़ जितनी भी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स। एक काम करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, इधर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्या के सम्मिश्र संख्या नहीं, क्या बोलते हैं इसको? कोणांक के गुणधर्म, कोणांक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट यानी कि कोणांक के गुणधर्म। चलिए देखते हैं क्या सीन है भाई इसका। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोणांक के हम बारे में थोड़ा सा, एक बात तो तुमने जान ही ली कि माइनस पाई से पाई के बीच में हमारा कोणांक जो है ना वो जिंदा रहता है ना। ठीक है भाई, पहली बात समझ में आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी। प्रॉपर्टी नंबर 2, आर्गुमेंट ऑफ किसका? पॉजिटिव रियल नंबर, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम चाहो तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, है ना, कि सम्मिश्र धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कोणांक यानी कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तुम चाहो तो इसको लैंग्वेज बना के लिख सकते हो, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा। समझने वाली बात है क्या? आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z का मतलब आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, z नहीं लिखता हूं मैं, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कोणांक। याद रखना कितना होता है बच्चों? 0 होता है, 0 होता है। अब तुम बोलोगे सर क्या रटा रहे हो? नहीं भाई नहीं रटा रहा हूं, मैं समझा देता हूं क्यों होता है 0। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या है? 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25 जो भी, यही ना। हाँ, तो देखते हैं, मान लो, देखो इधर z बराबर मान लिया मैंने 4 है। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। अच्छा 4, 6, 8 कुछ भी हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे नहीं पड़ेगा, ध्यान दे देखो। अगर मान लो z हमारा क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसको मैं 4 प्लस क्या मान सकता हूं? आयोटा इंटू 0। बोलो हाँ। अब हम कोणांक कैसे निकालते थे? याद करो, थीटा इज इक्वल टू क्या निकालते थे? tan इनवर्स b अपॉन a। अब ध्यान देखना क्या बनेगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई? tan इनवर्स b अपॉन a का मतलब क्या हुआ? 0/4। अब बोला ना कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 4 की जगह 10 होता तो क्या फर्क पड़ता भाई? 0 को 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो, रिजल्ट आपका अल्टीमेटली क्या आने वाला भाई? 0 ही आने वाला है ना। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो, हमारे सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अल्टीमेटली ये क्या बना? 0। tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 भी क्या होता है बच्चों? 0 ही होता है। अच्छा अभी क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। तो z कौन से क्वाड्रेंट में? z इज इन कौन सा क्वाड्रेंट भाई? ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या बोल रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बन गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है?
आर्गुमेंट ऑफ z मतलब थीटा, तो थीटा कितना था 0, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 0। बट आपको ये चीज डायरेक्टली याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम निकालें। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव रियल नंबर यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का कोणांक कितना होता है बालक, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। दूसरा बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का कोणांक कितना होता है? तो याद रखना बच्चों कितना होता है, पाई होता है। कितना होता है बेटा? पाई होता है। नेगेटिव रियल नंबर का जो कोणांक होता है वो कितना होता है? पाई। इसका भी प्रूफ बताऊं? हाँ, नहीं मैं सॉल्व करके नहीं बताने वाला हूं, है ना, इसी में समझा देता हूं, ध्यान दो। नेगेटिव में क्या बनेगा, यहाँ 4 की जगह भाई -4 आ सकता है। अल्टीमेटली ये भाई सब तो 0 ही आने वाला है ना भाई। यहाँ पे -4 आ गया तो 0/-4 करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये तो 0 ही आएगा, मतलब ये 0 हो गया। अब लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि जब यहाँ पे माइनस हो गया बेटा तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? दूसरा वाला, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, द्वितीय चतुर्थांश में विद्यमान हो गया ये। जैसे ही ये द्वितीय चतुर्थांश में विद्यमान हुआ तो आपको एक बात समझ में आई कि वहां पे फॉर्मूला क्या था, आर्गुमेंट ऑफ z वाज पाई माइनस थीटा। हमारा थीटा कितना आया भाई? 0। तो अब क्या हो जाएगा? पाई माइनस 0, यानी कि रिजल्ट क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तीसरी बात करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर। आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर कितना होता है भाई? तो ये π/2 होता है। इसी तरह आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर कितना होता है? -π/2 होता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हें चाहिए प्रूफ चाहिए, विश्वास तो होता नहीं है मेरे ऊपर ना, बता दो। देखो पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर क्या बनेगा? पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का मतलब यार देखो ऐसे ही समझ लो यार तुम, मान लो z बराबर मैंने ले लिया 3 आयोटा, यही तो है भाई पॉजिटिव रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। 3 आयोटा, 4 आयोटा, 10 आयोटा, 20 आयोटा, 50 आयोटा, कुछ भी हो, हमारे सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं प्रूव करके बता देता हूँ। तो इसको मैं क्या मान लूंगा भाई? 0 + 3 आयोटा। अगेन वही थीटा मैं निकालूंगा, क्या? tan इनवर्स 3/0। अल्लाह 3/0, इसे हम अनंत बोलते हैं। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बन गया भाई, ये बन गया tan इनवर्स इनफिनाइट। अभी tan इनवर्स इनफिनाइट आपको पता है कितना होता है? π/2 होता है, π/2 होता है। यानी कि हमारे पास थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया हमारा π/2। अब ये चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा है भाई? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, दिस वन इज पॉजिटिव से यस एंड दिस वन इज आल्सो पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका मतलब यही जो थीटा है वही क्या है? हमारा आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना आ गया? π/2। अब बताओ यहाँ पे 3 की जगह 5 होता तो कोई फर्क पड़ता? अरे भाई कोई भी नंबर हो उसको 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो इनफाइनाइट ही आएगा, राइट? इसका मतलब ये π/2 हो जाएगा। इसका मतलब फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर कोई भी होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर यानी कि जिसमें केवल आयोटा की टर्म हो, उसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? π/2। वही अगर नेगेटिव होता, ये अगर नेगेटिव होता तो ये तो आंसर π/2 ही आता, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव होता तो ये 0 - 3 आयोटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता? फोर्थ में। और फोर्थ में आपको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? -θ, यानी कि हम इसके आगे क्या लगा देते? माइनस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव रियल नंबर 0, नेगेटिव रियल नंबर पाई, पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर π/2, नेगेटिव इमेजिनरी नंबर -π/2। व्हाट अबाउट 0? ओहो, किसी ने पूछ लिया तुमसे, यार एक बात बता, तू पॉजिटिव की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, रियल और इमेजिनरी दोनों। मैं तुझसे ये पूछता हूँ कि तू एक काम कर, वो सारी चीजें छोड़, तो ये बता आर्गुमेंट ऑफ 0 कितना होता है? तो ये बता आर्गुमेंट ऑफ 0 यानी कि शून्य का आर्गुमेंट क्या होता है? तो बोल दे रखा नॉट डिफाइंड। क्या बोल दोगे? नॉट डिफाइंड। हम 0 के आर्गुमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब मान परिभाषित नहीं किया जा सकता या मान नहीं निकाला जा सकता। देखो 0 का क्यों नहीं निकाला जा सकता? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। z बराबर 0 का मतलब क्या होगा? z बराबर 0 को हम लिखेंगे 0 + आयोटा 0, 0 + आयोटा 0, यानी कि a और b दोनों 0 हो जाएंगे। तो जब आप tan इनवर्स निकालोगे यानी कि थीटा निकालोगे तो ये भी 0, ये भी 0। अब आपको पता है 0/0 तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है, यानी कि अनिर्धारित रूप होता है, इसलिए हम 0 का आर्गुमेंट हमारे लिए निकालना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो 0 का आर्गुमेंट हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, काम की बात।
देखो समझो बात को, अगर किसी नंबर को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z और तुमसे पूछ लिया जाता है बेटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z बताओ, राइट, कोई तुमसे पूछता है कि आयोटा z का आर्गुमेंट बताओ, तो अगर किसी नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आर्गुमेंट π/2 बढ़ जाएगा। इस चीज का प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन ये चीजें याद रखनी है ताकि तुम्हारे दिमाग में घुसे, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z कोई पूछे तो क्या कर दोगे भाई, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कर दोगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका आर्गुमेंट इतना है तो आयोटा z का आर्गुमेंट बताओ, तो वहां पे आप सॉल्व आयोटा से उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, इतनी मेहनत करो, जरूरी नहीं है। और कई बार तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया ही नहीं होगा, जैसे मैंने दे दिया कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आर्गुमेंट है π/3, सपोज मैंने दे दिया π/3, तो आयोटा z का आर्गुमेंट बताओ। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके काम आएगी, क्या हो जाएगी, तो π/2 प्लस π/3, सिंपल। इसी तरीके से अगर कोई बोल दे कि आर्गुमेंट ऑफ z समथिंग है तो माइनस आयोटा z, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, या फिर यूं कह दो कि आर्गुमेंट ऑफ z बटे में आयोटा। यार देखो मैंने तुम्हें बताया था 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। 1 आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। कैसे होता है समझ लो। 1 आयोटा को क्या लिख सकते हो, यार एक तो जगह नहीं बचती, इधर खोपचे में लिख देता हूं मैं ना। 1 आयोटा को आप लिख सकते हो, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा ऊपर हो गया, नीचे आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, -1 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस आयोटा। तो आपको याद रखना 1 आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, यानी कि माइनस आयोटा या 1 आयोटा लिखो, यानी कि आयोटा से डिवाइड करो या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करो, कॉम्प्लेक्स नंबर की सेहत पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इन दैट केस इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। तो आपको याद रखना है यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करे या फिर आयोटा से डिवाइड करें, माइनस आयोटा से गुणा करें या फिर आयोटा से भाग लगाए, तो उसका जो आर्गुमेंट यानी कि कोणांक है वो π/2 घट जाता है। देखो माइनस किया है मैंने π/2 को, ठीक है, तो वो π/2 क्या होता है, घट जाता है। अच्छा जी, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात। अगली की बात कर लेते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले, वैसे तो तुम समझदार हो गए, कि आर्गुमेंट ऑफ मॉड z कितना होगा, तो मैं कह रहा हूं तुम उसको खींच के थप्पड़ मार देना। क्यों, उसको बोलना अरे भाई आर्गुमेंट ऑफ मॉड z कोई अलग थोड़ी ना है, यही तो है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ना भाई तुम्हें कि पॉजिटिव मॉड ऑफ z क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड ऑफ z हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ z अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर हुआ, तो आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, 0। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा जी, तो 9th वाले की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। अब आपको कुछ याद रखना। लॉग सूत्र, लॉग पढ़ा होगा ना हमने, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a बटे बी, लॉग a माइनस लॉग बी। वैसे ही का वैसा जैसा लॉग फॉर्मूला होता है, वैसे का वैसा सेम याद रखना है। किसके चक्कर में, आर्गुमेंट ऑफ z के चक्कर में। जैसे मैं देखो समझाता हूं मैं तुम्हें। मान लो जैसे आ गया ना आपके पास आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, ठीक है बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो आपको कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, क्या कर दोगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। याद करो लॉग में ऐसे ही होता था, लॉग a इंटू बी क्या होता था, लॉग a प्लस लॉग b। वैसे ही यहां पे भी होता है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। हो सकता है ये 3 भी हो, z1 z2 z3 भी होते तो भी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्लस प्लस होते जाएंगे। एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना दोनों, ये वो इसी से बताई है। आप समझे नहीं मेरी बात को। देखो यहाँ पे जैसे आयोटा z हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। बोलो हाँ। और मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूँ आर्गुमेंट ऑफ आयोटा मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इमेजरी नंबर की वैल्यू कितनी, π/2। इधर कहीं लिखा होगा π/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z लिखूंगा। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा आपको पता π/2, तो π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। तो मैंने तुम्हें उल्लू बनाया, मैंने क्या किया, वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, तुम्हें एक फॉर्मूला बना के दे दिया। ऐसे ही करती है दुनिया, मैं भी वही कर रहा हूँ, समझे। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। बहुत बढ़िया, अच्छा जी। तो इसका मतलब डिवीजन में भी ये रूल लागू होता होगा। मतलब अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो आपको पता है कैसा कैसा हो जाएगा, समझने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप तो बचपन से ही होशियार हो। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने कुछ ऐसा भी कर दिया कि आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n
याद करो log x की पावर n क्या होता था, ऐसा कुछ हो जाता था ना, तो अरे log नहीं लिखना भाई, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर हमारी पहले आ जाएगी और आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी हो गई आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, ये हमारी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन अभी इतने से ही काम चलाओ, अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, अभी इतने से प्रॉपर्टीज से काम चलाओ, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के बिना तो तुम मानते नहीं हो ना। देखो देखो कर क्या सकते हैं, मान लो मैंने दे दिया z बराबर क्या है, z बराबर है 1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें दे दिया, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे लल्लू पंजो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, मैंने बोल दिया तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 4 बटे में -1 प्लस आयोटा, इसकी भी कुछ पावर लगा दूं का क्यूब, इसका आर्गुमेंट बता डालो। तो तुम डर गए सर, क्या बच्चे की जान लोगे क्या, इतना बड़ा कोई आर्गुमेंट पूछता है क्या। अच्छा, इसको हो सकता है z बराबर ऐसे नहीं देके ये वैल्यू सीधे यहाँ पे भी लिखी हुई हो, खैर उतना दिमाग लगाना, हमें क्यों सोचना इतना, हमें तो आता है। क्या करेंगे, देखो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे भाई, आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा की पावर 3, इसको लिख सकते हो। अरे यार तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा था बेटा, अभी बताया था ना आर्गुमेंट ऑफ z1 बटे z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, यही होता है ना, तो वही तो मैंने किया है। ऊपर वाला हो गया z1, नीचे वाला हो गया z2, तो क्या बन गया आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, तो कहानी में ट्विस्ट क्या आया, कुछ नहीं, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर 4 माइनस आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा की पावर 3, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, बोलो नहीं। अब इसका आर्गुमेंट निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z मतलब कितना, माइनस नहीं 1 माइनस √3 आयोटा। अच्छा, ये 4 तो पहले आ जाएगा, फिर गड़बड़ कर रहे हो। देखो अभी बताया मैंने, आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n क्या होता है, n आर्गुमेंट ऑफ z, यानी कि जो पावर होगी वो पहले आके चिपक जाएगी, तो इस 4 को इधर लाके मैंने चिपका दिया, माइनस ये 3 भी इधर आके चिपक जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका आर्गुमेंट निकाल लो, इस नंबर का इधर इसका निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, 4 से और 3 से गुणा करके माइनस कर दो, तो 4 इंटू, पहले तो इसका आर्गुमेंट बताओ। अब तुम ये मत सोचना कि मैं थीटा वीटा सब निकाल के बताऊंगा, अब तुम होशियार हो गए हो, देखो मेंटल माइंड का यूज करो, तो क्या बनेगा थीटा, पहले देखो, अच्छा वैसे भी बता देता हूँ, रो मत, ठीक है। सोचो ये क्या बनेगा, tan, पहले बताओ क्वाड्रेंट कौन सा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, माइनस थीटा, इसका मतलब इसका आर्गुमेंट क्या हो गया, माइनस थीटा, थीटा मतलब क्या था, tan इनवर्स b अपॉन a, यही ना, तो माइनस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z क्या था, माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा क्या होता है, tan इनवर्स मॉड b अपॉन a, इसका हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं 3, इसमें क्या होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, यानी कि माइनस और प्लस, तो याद करो माइनस प्लस, x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाई माइनस थीटा का मतलब tan इनवर्स मॉड b अपॉन a, मतलब 1 अपॉन -1। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आप बोर्ड में भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हालांकि अपन बोर्ड की बात यहाँ पे कर नहीं रहे, लेकिन बोर्ड में भी आप ऐसे लिख सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं, ये आपको पता -√3 मतलब +√3 बन जाएगा, +√3 मतलब tan इनवर्स में π/3 होता है ना, π/3 ही तो होता है भाई, तो π/3 यानी कि ये बन गया माइनस का π/3 माइनस 3 इंटू ये कितना बनेगा, देखो π/4 बनेगा ये, तो ये बनेगा पाई माइनस π/4 मतलब 3π/4, अरे मैं लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, ये बन गया पाई तो पहले से ही है, ये बन गया π/4, तो ये मिलजुल के क्या बन गए, पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। अब देख लो फिर क्या दिक्कत है, ये कितना हो गया, माइनस का 4π/3 और ये बन गया माइनस का 3 3 9π/4, दोनों ही माइनस है, तो आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो भूल गए तो बहुत बढ़िया बात है, 4 3 12 4 4 16 पाई माइनस 9 3 27 होता है क्या, ओहो 27 पाई, और 27 और 16 कितना होता है, जितना भी होता है आप देख लेना, जोड़ना आता है जोड़ के बता दो, 7 और 6 13, 3 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, ओके बालक, तो -43 पाई बटे में 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट, करेक्ट।
तो ये हो गया हमारा कहानी किसकी, आर्ग्यूमेंट की। अब इस चैप्टर में हमारी एक दो छोटी मोटी बातें और बची हुई हैं, वो क्या बची हुई हैं मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, डिस्कशन करने वाले हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमारा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में nth रूट ऑफ यूनिटी तो आपके सिलेबस में नहीं है, जेट ICAR के किसी के या फिर इवन JEE मेंस के सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक आज हम निपटा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई किसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की। यहाँ के बाद में हम सीधे जंप करते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारा खत्म हो गया। इसके बाद अच्छा एक चीज और रहेगी हमारी, पोलर फॉर्म है ना, पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप, ठीक है। तो मैं इसको ही आधा मिटा के आपको ध्रुवीय रूप के बारे में डिस्कस करवा देता हूं, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप की। तो पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, देखो समझो बात को, POLAR, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की भी बात कर लेते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होगा बेटा, समझो बात को। पोलर फॉर्म होता है Z इज इक्वल टू, अगर आपके पास है A प्लस आयोटा B। देखो पोलर फॉर्म कोई बहुत नई चीज नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। देखो पोलर फॉर्म कोई नई चीज नहीं है, ये जो Z बराबर A प्लस आयोटा B लिखा हुआ है, इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, अब इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही बात है। तो Z बराबर अगर मान लो आपके पास है A प्लस आयोटा B, और अगर मॉड ऑफ Z को आप रिप्रेजेंट करो R से, मॉड ऑफ Z को क्या रिप्रेजेंट करो, R से। आपको पता ना मॉड ऑफ Z रूट स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसको अपन ने R नाम दे दिया, और जो आर्गुमेंट ऑफ Z निकल रहा था उसको मैंने अल्फा नाम दे दिया। जो भी आर्गुमेंट ऑफ Z निकल रहा था उसको मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, समझने वाली बात है, अगर मैंने आर्गुमेंट ऑफ Z को अल्फा और मॉड ऑफ Z को R नाम दे दिया तो क्या बनेगा, तो Z को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, R cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। तो याद रखना Z बराबर R cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इज कॉल्ड पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप। मैं आपको देखो दोनों चीजें सिखा चुका हूं, मैं आपको R निकालना यानी कि मॉडुलस ऑफ Z निकालना भी सिखा चुका हूं, और मैं आपको अल्फा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z यानी कि कोणांक निकालना भी सिखा चुका हूं। तो तुम पोलर फॉर्म आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे ही देता हूं। मान लो Z बराबर आ गया मेरे पास 1 माइनस रूट 3 आयोटा। तो पहले मैं R निकाल लूं। R का मतलब आपको पता है क्या होता था, मॉड ऑफ Z। तो मॉड ऑफ Z का मतलब क्या होगा भैया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया भाई, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 और प्लस 1 मिलके 4, तो रूट के बाहर आ गया 2। तो मेरा R की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, तो आर्गुमेंट के लिए तो मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता था, tan इनवर्स माइनस का रूट 3 बटे में 1, यानी कि अगेन मैं इसको बार बार यूज कर चुके हैं। तो पाई बाई 3, क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा भाई, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होता है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z यानी कि हो गया माइनस का पाई बाई 3, यानी कि अल्फा हमारा कितना हो गया, माइनस पाई बाई 3। तो हमारा Z क्या बन जाएगा, Z बराबर R यानी कि 2 cos अल्फा यानी कि cos माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन अल्फा यानी कि माइनस पाई बाई 3। तो ये हो गया इसका पोलर फॉर्म। इसको चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो आप। Z इज इक्वल टू 2, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, यानी कि इसको cos का तो cos ही रहेगा, cos पाई बाई 3। और आयोटा यानी कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस हो जाएगा आयोटा साइन पाई बाई 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, अब दो छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी दो थ्योरम है मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी दो थ्योरम है। एक तो है आपका यूलर थ्योरम, इसको हिंदी में कई बार लोग आयलर भी बोलते हैं, और एक है डी माइवर थ्योरम। ठीक है, एक है यूलर थ्योरम यानी कि आयलर प्रमेय, और एक है हमारा डी माइवर थ्योरम। दोनों ही बहुत काम की चीजें हैं, तो दोनों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर अपन डिस्कस करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि इकाई के घनमूल का, और उसके बाद में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूलर थ्योरम की। यूलर थ्योरम, THEOREM, हिंदी वालों याद रखना, इसको बोलते हैं आयलर प्रमेय, है ना, आयलर प्रमेय, है ना। कुछ लोग आयलर प्रमेय मत लिख देना, आयलर प्रमेय। ये क्या कहता है, बहुत सिंपल सा प्रमेय है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है।
टेक्निकली, और इसको प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है, एक्सपांशन सीरीज के थ्रू इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अपने को प्रूव से कोई ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। तो याद रखना ये सिंपल सी थ्योरम क्या है, e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, e की पावर आयोटा थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम बोलते हैं यूलर थ्योरम। याद रखना, जो भी हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, उसके अंदर जो था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ई मतलब एक्सपोनेंट, ई मतलब ये ई जो है वो ई की पावर एक्स वाला जो ई पढ़ा होगा आपने, वही ई है। तो ई की पावर आयोटा थीटा बराबर आपको याद रखना है क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। घबराओ मत, इस पे अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ याद रखो। तो आपको बताऊंगा इसका यूज कहां पे होता है और कैसे ये बहुत भारी भारी क्वेश्चन को कितना आसान बना देता है, वहां पे बहुत काम आएगा। तो ई की पावर आयोटा थीटा हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा हो गया किसका, यूलर थ्योरम। ठीक है भाई, पहली थ्योरम की बात हमने कर ली, अब दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरी मैंने बताया था डी मायवर थ्योरम, डी यार मायवर की स्पेलिंग नहीं आती, जो भी है थ्योरम है ना। तो डी मायवर थ्योरम की बात कर लेते हैं। डी मायवर थ्योरम क्या कहता है, वही वो भी इसी की बात करता है कि इसकी ऐसे कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर गलती से या सही में एन आ गया, यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर क्या आ गई, एन आ गई, ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर एन आ गई, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, जहां पे थीटा आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन अगर आ गई तो इसे हम क्या बोल देंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर एन आ गई तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअल में ये यहीं से निकली हुई है। दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपके पास एक कहानी आ जाएगी। क्या कहानी आ जाएगी, आप समझ सकते हो कि ई की पावर आयोटा एन थीटा अगर गलती से आ गया, ई की पावर आयोटा एन थीटा, तो आपको पता है यहाँ पे थीटा की जगह आयोटा एन आ जाएगा। समझ रहे हो बात को ना, तो सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो एक्चुअली यूलर थ्योरम से ही आपने क्या बनाया है, यूलर थ्योरम से ही आपने क्या बनाया है जो है। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये तो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर एन लिख सकते हो। अरे यार देखो, मैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर क्या हो जाएगा, एन। अब ये तो क्या था आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उससे यहाँ से प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था आपका, ये तो अब वही था ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी पावर एन, तो ये दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, तो प्रूव हो गया कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की पावर क्या होती है, एन cos एन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये दो थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, यूलर थ्योरम और डी मायवर थ्योरम। घबराओ मत, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन, बहुत अच्छे से करेंगे, और इसका यूज कहाँ पे आएगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ भेजे में ये चीज घुसा लेनी है कि ये दो थ्योरम कौन कौन सी, यूलर और डी मायवर थ्योरम। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था, दैट वाज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब इकाई के घनमूल। अब समझने वाली बात क्या है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है क्या और इकाई के घनमूल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो एक चीज बताता हूं मैं तुम्हें, जरूरत क्यों पड़ी। अगर मैं नॉर्मली तुमसे पूछूं कि भाई क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि इकाई का घनमूल कितना होता है, आप बोलोगे 2 1 होगा। आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 8 का घनमूल कितना होगा, आप बोलोगे सर 2 होगा। लेकिन एक चीज बताओ, देखो समझो बात को, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स क्यूब बराबर 1, ठीक है भाई, एक्स क्यूब बराबर 1, और मैं आपसे पूछूं कि बालक मुझे एक बात बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर देखो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 की घात 1/3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना क्यूब रूट ऑफ 1, और जो कि कितना होता है 1, तो आप बोलोगे सर एक्स बराबर 1, कहानी खत्म। जैसे ही तुमने मुझे ये बात बोली, मैंने तुम्हें क्वेश्चन कर दिया कि बेटा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। इक्वेशन का रूल होता है जितनी पावर उतने रूट। कोई भी द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके 2 मूल होते हैं, राइट। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 1 होता तो मैं क्या लिखता, एक्स बराबर प्लस माइनस 1, मतलब 2 रूट आया कि नहीं आया। कोई भी 3 घात के समीकरण होगी, इसका मतलब उसके 3 मूल होने चाहिए। 4 घात की होगी तो उसके 4 होने चाहिए। तो तुम तो मुझे एक ही बता रहे हो, बाकी के 2 कहां गए, बाकी के 2 भी तो होने चाहिए ना। तो एक्चुअल में वो बाकी के 2 भी हैं,
लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे हैं। अब इस इक्वेशन को हम हमारे तरीके से सॉल्व करते हैं, बड़े बच्चों के तरीके से। तो क्या होगा, एक्स क्यूब बराबर 1 था, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। अच्छा एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1 को तो 1 का क्यूब भी मान लूं, क्या फर्क पड़ता है, 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है। तो ये सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, और अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंदर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब एक्स इंटू 1 यानी कि एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी कि 1, और बराबर में क्या बन गया, 0। अब यार दो ब्रैकेट बन गए, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। तो अगर मैं इसको 0 करूंगा तो x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1, जो कि हमारा आंसर आ रहा था। तो हम एक्चुअल में ये आंसर निकाल रहे थे, लेकिन ये भी तो 0 हो सकता है ना, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर भी तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अगर यहां से जो x का मान आएगा वो बाकी के 2 रूट हो जाएंगे। अब अगर ध्यान से समझो तो ये क्या है, इसको सॉल्व कर लेता है, इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो हम अंकल को याद कर लेते हैं। अंकल मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब श्रीधर आचार्य अंकल, याद होगा आपको। x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको पता है यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी क्या है, 1 है, ठीक है। a b c तीनों क्या है, 1 1 है। अरे भाई ए बी सी तीनों 1 1 है, तो क्या हो गया, x बराबर फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 4, तो 4ac बटे में क्या हो जाएगा 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है। तो अब अल्टीमेटली क्या बना ये, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 4, एक में से 4 गया तो माइनस 3 और बटे में 2। अब रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो आपको पता है ये तो इमेजिनरी नंबर है, यानी कि हम इसको क्या ले सकते हैं, रूट माइनस 1 इंटू रूट 3, रूट माइनस 1 आयोटा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन को मैं क्या बना सकता हूँ, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा और बटे में 2। तो ये बाकी के 2 रूट आ गए। एक आ गया आपका, एक क्या आ गया, देखो ध्यान से, एक आ गया आपका माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बटे में 2, और दूसरा आ गया आपका माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बटे में 2। तो ये 2 हमारे क्या आ गए, रूट आ गए। अब ध्यान रखना, तो इसका मतलब इकाई के 3 रूट हो गए, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इससे हम लिखते हैं ओमेगा, लिखते हैं डब्लू बोलते हैं ओमेगा है, और इससे हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। देखो एक चीज बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी आप ओमेगा, किसी को भी ओमेगा स्क्वायर आप मान सकते हो। इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी है। एक्चुअल में आप इसको स्क्वायर करोगे ना तो ये चीज आ जाएगी, अब घर पे करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा, ठीक है, और अगर इसका वापस स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा। इसका मतलब आप इसको ओमेगा, तो किसी को भी आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर किसी को भी मान सकते हो। ध्यान ये रखना, एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आपने इसको ओमेगा माना तो ये ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और अगर आपने इसको ओमेगा माना तो ये ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसको ही ओमेगा लिखना है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आज के बाद कोई पूछे कि 1 की पावर 1/3 का मान कितना होगा, तो उसको 3 आंसर चाहिए था ना, आप 3 आंसर दे दोगे, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अब समझने वाली बात है, अगर किसी ने पूछ लिया भाई 8 की पावर 1/3 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या दिक्कत है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 8 का वैसे घनमूल कितना होता है 2, तो आप बोलोगे सर देखो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आ गया था जेड में एक बार, ठीक है, क्या दिया था क्वेश्चन, देखो कितना कचरा सा क्वेश्चन दे दिया। उसने पूछ लिया x³ + 8 = 0, इसका सोल्यूशन बताओ, और ऑप्शन में दे दिया 3 4 6 5 6 ऑप्शन दे दिए, और वो भी 3 3। तो आपको ध्यान रखना है, क्या दिक्कत है, आपको रोने की जरूरत ही नहीं है। x³ बराबर क्या हो गया, -8, यानी कि x बराबर क्या हो गया, -8 की पावर 1/3, ठीक है। अब -1 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी तुम्हारे हिसाब से -2 आएगी, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, -2 माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि आपको क्या करना, जो भी क्वेश्चन दिया है उसका जो तुम घनमूल निकालते हो वो घनमूल निकाल लेना है, और उसको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ में चिपका देना, वो आपके 3 आंसर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा इकाई का घनमूल। तो कोई आज के बाद में पूछे इकाई के कितने घनमूल होते हैं, तो आप बोलोगे 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इकाई के घनमूल के प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली नंबर की प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब बराबर 1। या देखो सिंपल सी बात है,
अगर कोई संख्या किसी का घनमूल है तो उस संख्या का क्यूब करोगे तो वापस वही संख्या आएगी। जैसे 8 का घनमूल है 2, 8 का क्यूब रूट है 2, तो 2 का क्यूब क्या है 8, ठीक है। 27 का क्यूब रूट है 3, तो 3 का क्यूब क्या है 27, तो ओमेगा क्या है 1 का क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट है ओमेगा, तो ओमेगा का क्यूब क्या होगा 1 होगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0 होता है। देखो आप यहां से 1 ये रहा ओमेगा, ये रहा ओमेगा स्क्वायर, सबको जोड़ोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 बटे में 2 यानी कि -1 और +1 तो 0, ठीक है। वैसे भी ये दुनिया का एक रूल होता है, किसी भी संख्या के सभी वर्गमूलों, सभी घनमूलों, सभी चतुर्थ पंच षष्टम जितने भी मूल होते हैं उन सबका योग हमेशा क्या होता है 0। देखो √4 की वैल्यू क्या लिखते हो आप, प्लस और -2, दोनों को जोड़ो, 2 + में तो कितना 0। किसी भी संख्या के घनमूल के जितने भी मूल होते हैं उन सबका योग क्या होगा 0। चतुर्थ मूल होंगे उसका भी सारे सम का क्या होगा 0, ये रूल होता है, ठीक है। तो इसके भी इकाई के 3 घनमूल होते हैं, तो तीनों घनमूलों का योग यानी कि तीनों क्यूब रूट्स का जो सम होगा वो क्या होगा 0। तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको इसमें याद रखनी है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। कई बार इस क्यूब रूट पे बेस क्वेश्चन किस में आ जाता है, डिटर्मिनेंट के अंदर आ जाता है। आपने सॉल्व भी किया होगा सारणी के अंदर, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको याद रखना ये 2 प्रॉपर्टी मेन होती है, ओमेगा क्यूब बराबर 1 और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये 2 बेसिक हमारी किसकी क्या नाम है क्यूब रूट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा लगभग यानी कि लगभग 80% हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 20% जो चैप्टर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज जिसको हम क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करने वाले हैं और फिर क्वेश्चन इस पे, ठीक है। तो एक लेक्चर अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर होगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे, केवल और केवल क्वेश्चन और जो बची खुची प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमने क्लास के बीच में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करे नहीं है, तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है बच्चों। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको आपको क्या करना है, इस पूरे लेक्चर को पूरे को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कल के लेक्चर में अपन केवल और केवल क्वेश्चन करने वाले हैं, तो उसमें मैं आपसे जब पूछूं तो आपके पास तुरंत आंसर आना चाहिए, ठीक है, तुरंत। तो सारे फॉर्मूले, सारे लेक्चर को एक बार पूरा डिटेल में 0 से वापस पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। जो लोग देख रहे हैं वो देख लेना, जो लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ लेना। तो पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन पे। तो एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेड टू क्वेश्चन होगा। उसके बाद में मैं आपको फ्री हैंड दे दूंगा, जब आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद में आप अपनी शीट जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी शीट आपको सॉल्व नहीं करनी है, थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि जब थ्योरेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद में इजी वे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। ओके चलो, वेल डन।